हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्फीयर बाय विक्रांत। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आईबीपीएस पीओ का पीवाईक्यू का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन जो 2024 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें पूछे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो। आज हम अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं कि इसमें कौन से अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे थे। आपको अरिथमेटिक पहले अच्छे से थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? A, B and C together can do a work in 4 days, while B alone can do the same work in 24 days. If efficiency of C is 300% more than that of the B, then find the difference between number of days taken by A and C to complete the work alone. Okay, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे पहले A, B और C के जो है वो कंप्लीट डेज दिए हुए हैं, वो है 4 डेज। ठीक है। देन while B alone can do the same work in 24 days, मतलब B का अकेले का यहाँ पे डेज दिया हुआ है 24 डेज, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देन उन्होंने कहा है कि इफिशियंसी ऑफ सी इज 300% मोर देन दैट ऑफ द बी। ठीक है। सो सी के बारे में भी कहा है, लेकिन इस साइड हम जनरली लिखते हैं इफिशियंसीज। ठीक है। इफिशियंसीज के लिए जनरली हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 और 24 का एलसीएम जो है वो 24 ये आएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं एबीसी की इफिशियंसी लिख लू यहाँ पे, तो 6 आ जाएगी। 6 4 जार 24 और 24 1 जार 24, तो बी की इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक है। अब सी की इफिशियंसी लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बी और सी में जो कंपैरिजन दिया है यहाँ पे इस सेंटेंस में, उसको हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि इफिशियंसी ऑफ सी इज 300% मोर। देखो मैं यहाँ पे बी और सी लिख देता हूँ। बी अगर 100 है ना, तो सी 300% मोर है उससे। सो 300 नहीं लिखना है यहाँ पे। 300 मोर मतलब 100 प्लस 300 ये हो जाएगा 400। सो इनका रेशियो जो है वो 1:4 आ जाता है। सो अगर बी 1 है तो सी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अभी आपके पास बी और सी का अकेले का इफिशियंसी है। आप एबीसी में से बी और सी सब्ट्रैक्ट करिए इफिशियंसी में, ये आपकी ए की इफिशियंसी आ जाएगी। सो 4 + 1 5 होता है। 6 में से 5 गया, ये आ जाएगा 1। मतलब ए की इफिशियंसी भी 1 आई है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम उनके डेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। ए और सी के जो कंप्लीट डेज है उनका डिफरेंस पूछा है। तो देखो यहाँ पे सी के डेज आ जाएंगे 24 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 6 डेज। ठीक है। और ए का जो है दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 1, मतलब उसकी इफिशियंसी दैट इज 24 डेज। और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो 24 माइनस 6 मतलब 18 डेज होगा। सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। सो आई होप आप ये समझ गए हो। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है। थोड़े से ट्विस्ट करके अगर पूछे गए हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजीली। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ p टू द एज ऑफ q 4 years ago is 2:1। अब देखो उन्होंने जो कंपैरिजन दिया है रेशियो का, एक का एज जो है वो प्रेजेंट का है और दूसरे का एज 4 साल पहले वाला है। तो आप सीधा सीधा कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ r इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q। 16 years ago एज ऑफ r was 10 years। ये देखो, ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है जिसको हम स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है? r जो है 16 years ago एज ऑफ r was 10 years। 16 साल पहले वो 10 साल का था। तो आज तो उसका एज 16 साल से बढ़ गया होगा ना। सो 10 + 16 मतलब ये जो r है तुम्हारा, वो आज जो है प्रेजेंट में 26 साल का है। ठीक है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। तो r का एज मिल गया हमें, आज का कितना है? 26 साल है। अब देखो क्या बोला है? प्रेजेंट एज ऑफ r इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q। मतलब p और q का एज का अगर आप आज एवरेज लोगे तो वो जो है तुम्हारे r का एज बन जाएगा, मतलब 26 बन जाएगा। ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या होगा कि p प्लस q जो है वो 26, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है 52। तो p और q का एडिशन कितना बन गया? 52 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p टू द एज ऑफ q 4 years ago is 2:1। ठीक है। मतलब देखो, इन p और q का अगर मैं प्रेजेंटेज p ही पकड़ू और q का भी प्रेजेंटेज मैं q ही पकड़ू यहाँ पे, तो उनकी ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्या होता है? p का आज का एज और q का 4 साल पहले वाला एज, मतलब -4 years करना पड़ेगा। और उनका रेशियो कितना दिया है? 2:1 दिया है। ठीक है। सो आई होप कि आप ये समझ गए हो।
है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एंड देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, p इंटू 1 जो है यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। ये 2q माइनस, जस्ट सेकंड में इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, ये आपका q है, 2q माइनस 4 टू ज़ा 8, ठीक है। अब ये हो गया हमारा p इज इक्वल टू 2q माइनस 8। मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको कंसिडर करता हूँ इक्वेशन 1 और इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ इस 52 वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, p की वैल्यू कितना लिखा मैंने, 2q माइनस 8 प्लस q, इट इज इक्वल टू 52, खत्म। अब देखो 2q प्लस q ये कितना हो जाएगा, 3q। अब ये 8 जो है माइनस में इस साइड चला जाएगा तो 52 में ये प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 60। तो q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 3, 20। क्यू का एज मिल गया हमें 20 ईयर्स, सही है। अब सेम इस क्यू की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में रखेंगे p प्लस क्यू में, ठीक है। अब हमारे पास देखो आपके r का एज है, r का एज है हमारे पास 26 आ गया था, हमारा q का एज 20 आ गया है, अभी हम p का निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे p प्लस क्यू में हम वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो देखो p प्लस क्यू कितना है, 20 है, इट इज इक्वल टू 52, ठीक है। ये 20 इस साइड चला जाएगा और आपकी जो p की वैल्यू है वो मिल जाती है आपको 32, ठीक है। देखो p का भी एज मिल गया। हमें पूछा क्या है उन्होंने, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ p q एंड r। सो देखो यहाँ पे p का एज हमें मिला है 32, अभी q का हमें एज मिला है 20 एंड r का मिला है हमें कितना, 26, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8, 3 2 5 2 7, 78 ईयर्स इन तीनों के एज की एडिशन होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है ना, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, an amount of 12,200 is partly invested in the scheme A at 10% per annum on compound interest, ये simple interest compound interest का question है, for 2 years, and in the scheme B at the same rate on simple interest for 4 years. If the interest received from both the schemes is equal, then find the amount invested in the scheme. देखो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे फॉर्मूलाज बताना चाहूंगा जो आपको एग्जाम में लिखने नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। सो वो हो जाता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो ईयर्स है, ठीक है। R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P जो है आपका प्रिंसिपल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होगा, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, मीनिंग सेम है ना। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड T मतलब आपका टाइम पीरियड, ठीक है, कितने साल के लिए ये दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है ये इक्वल है ना, ये कंडीशन हमें पिक करनी है। तो एक साइड में जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दूसरी साइड में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अब दिक्कत ये है ना कि 12,200 रुपए दिए, इसको डिवाइड करे कैसे, ठीक है। आप क्या सोच सकते हो, देखो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। अब स्कीम ए जो है वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली है, ठीक है, और स्कीम बी जो है हमारी वो हमारी सिंपल इंटरेस्ट वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कंसिडर करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के साइड में कि ये जो प्रिंसिपल है इसको मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें एक्स रुपीस डाल दिया होगा 12,200 में से। तो फिर आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 12,200 माइनस एक्स रुपीस, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब उन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10% है, ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड। सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कि 10% है, और दोनों केसेस में वो 10% है, मतलब यहाँ पे भी 10% है और यहाँ पे भी 10% है, तो वो सेम है उन्होंने बोला है, लेकिन टाइम जो है ना वो अलग अलग है। क्योंकि आपका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पहला जो है उसका ये जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने 2 साल बोला है, 2 ईयर्स बोला है। लेकिन आपके सिंपल इंटरेस्ट के लिए ना आई थिंक वो 4 आवर्स है, हाँ 4 ईयर्स है, देखो 4 ईयर्स बोला है। सो मैं क्या करता हूँ ना, ये कंडीशन इक्वेट करता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्रिंसिपल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे एक्स रुपीज है, ठीक है। इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूँ, रेस टू n मतलब 2 साल है, माइनस 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। जो भी मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो मुझे मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है, 12,200 है यहाँ पे, माइनस एक्स इतना प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है 10, और हमारा
टाइम जो है वो 4 साल का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100। बस हो गया, ये आपका इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे ये गेट द आंसर। तो इस इक्वेशन को क्विकली सॉल्व करते देखो, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 1 + 1/10 कितना होता है, 11/10 होता है, ठीक है। सो इट विल बी x इंटू यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 121 होगा, और यहाँ पे नीचे 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ, दैट इज 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आपका ये जो है 0 कैंसिल कर देता हूँ मैं, देन यहाँ पे 4 एक काम करता हूँ, मैं ये 100 ऐसे रहने देता हूँ, सो दैट मैं बाद में ये डायरेक्ट 100 ही कैंसिल करूँ, ठीक है। आप आपके हिसाब से कैंसिलेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये 100 कैंसिल ही नहीं करता हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। तो ये 10 × 4 ऐसे रहने देता हूँ, ये 100 बाद में कैंसिल करूंगा मैं दूसरे साइड में। अब देखो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ कि लाइक ये 12,200 माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 21x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये 12,200 इंटू 40, ये 40 को अंदर भेज देता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस 40x और डिवाइडेड में ये आ जाएगा आपका 100। सो ये 100 कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। ये 40x उस साइड चला जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट स्टेप में देखो कैलकुलेशन क्या होगा, 40 + 21 हो जाएगा। सो ये हो जाता है तुम्हारा कितना, 61, सही है ना, यस 61x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आपका 12,200 इंटू 40, कैंसिल नहीं करना है, रहने देना है वैसे ही। So x is equal to what? 12,200 into 40 divided by 61। अब 61 टू सा कितना होगा आपका, 122 होगा, तो यहाँ पे मैं क्विकली ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा 8,000, ठीक है। सो मेरी x की वैल्यू मतलब स्कीम ए में मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, तो 8,000 इन्वेस्ट किया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया है। देखो यहाँ पे ना एक शॉर्टकट वे भी आप अप्लाई कर सकते थे, मैं शॉर्टकट वे बताता हूँ इसमें कौन सा आ सकता था। देखो यहाँ पे क्या है ना, उन्होंने जो दिया है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जस्ट अ सेकंड, ये जो उन्होंने दिया ना 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आप ये क्या कर सकते थे कि एक इफेक्टिव इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि सिंपल आपका जो 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है वो सेम है दोनों साल के लिए। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका होगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। मतलब ये हो सकता है कि 10% अगर है ना, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो मतलब ये क्या हो जाता ना, इसका आंसर आता है 21, है ना, 21%। तो आप ये कर सकते थे कि डायरेक्टली आपके x की यहाँ पे ना x इंटू 21%, मतलब 21 डिवाइडेड बाय 100 ले सकते थे, और ये दूसरी साइड ना आपको सेम रखनी पड़ती, तो आपका ये जो ऊपर वाला कैलकुलेशन है वो सेव हो जाता, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक वैसे इसलिए बताया कि आप अगर ये याद नहीं आए, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो जाता है, 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, तो इफेक्टिव कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारा 8,000। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। या दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, देखते हैं। सो ABC started a business with investment 12,000, then 12,000 again, just a second, या ये 12,000 ही है क्या, मुझे देखने दीजिए एक बार, लेट मी चेक इट आउट, या एंड 8,000 ऐसा बोला है उन्होंने। तो ये हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, यस इट इज 12,000 एंड 8,000, तीन पार्टनर्स का। B invested only for X months while C left the business X months before a year. If A got 1,800 out of the annual profit of 3,200, then find the value of X. देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन कितना भी टफ बनाने दीजिए, वो इतना टफ नहीं रहता है, लाइक बहुत ही इजी चैप्टर है ये पार्टनरशिप, और आप इसके क्वेश्चंस ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा पहला ए पार्टनर है, दूसरा बी पार्टनर है, और तीसरा सी पार्टनर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 3 जीरोस ना स्टार्टिंग में ही कैंसल करके ही लिख देता हूँ ये। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ए ने इन्वेस्टमेंट किया 12, बी ने किया 12 और सी ने किया 8, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें उसके टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइम देखो कितना है, तो देखो बी का और सी का तो टाइम दिया है, और बिफोर ईयर बोला है, मतलब आपका जो टोटल पार्टनरशिप वो 1 साल के लिए चला है। तो यहाँ पे इसका तो 12 हो जाएगा, ठीक है, ए का। अब बी देखो, बी इन्वेस्टेड मनी फॉर एक्स मंथ, तो यहाँ पे एक्स मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है। और सी लेफ्ट द बिजनेस एक्स मंथ्स बिफोर ईयर, सो एक्स मंथ्स के लिए तो वो तो था ही नहीं,
है ना, मतलब सी का जो टाइम रहेगा वो 12 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, ये जो हमने रेशियो लिया है ए बी और सी का, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हमें आंसर में मिल जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्स होने की वजह से हम ये लिख नहीं पा रहे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने ये बोला है कि इफ ए गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1800 आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, मतलब ये जो ए है उसको कितना प्रॉफिट मिला है, 1800 मिला है ना, 3200 टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, सो आपका 3200 जो प्रॉफिट है ना, यस, हम इसको थोड़ा सा किस वजह से सॉल्व करें, या हम ऐसा सोचते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो कैंसिलेशन कर लेते हैं। 4 3 12, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, मतलब ये हो गया मेरा 36। ओके, तो 3 से तो कैंसिल नहीं होगा, हाँ ये आ जाएगा 36 इज टू 3x इज टू 24 माइनस 2x। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी आपको क्या बोला है कि ये जो a है उसका प्रॉफिट कितना है, 1800 मुझे, लेकिन 36 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो दिस विल गिव मी 50 एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3200 है। ठीक है, उसमें से 1800 प्रॉफिट जो है वो ए ले गया। ठीक है, तो इन लोगों के लिए फिर बचा कितना है, तो वो 1400 का प्रॉफिट बचा है। 1400 का प्रॉफिट कितना है, किसका है, बी और सी का है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और इसके साथ इक्वेट करता हूँ। लेकिन ये जो 50 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन रेशियोज को ओरिजिनल वैल्यू बना देगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों के प्रॉफिट को ऐड करता हूँ, मतलब 3x ये है बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट का रेशियो का टर्म है 24 माइनस 2x, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू 1800। सही है, 1800 नहीं, सॉरी 1400। ठीक है, इन दोनों का जो प्रॉफिट है 1400, उसके बराबर ये हो जाएगा। बस आपका ये फाइनल इक्वेशन बन गया यहाँ पे। ठीक है, 1400। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना, मैं 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। सो ये आ जाएगा 28, सो 3x और ये हो जाएगा x और ये प्लस 24, x इज इक्वल टू ये 24 इस साइड चला जाएगा, 28 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली, 4। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए हो, और जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने सॉल्व किया ना आप उस तरह से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 50 आया है ना, अब इस 50 से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट है वो दूसरी तरह से भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो देखो अलग अलग वेज होते हैं हर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे, और कैलकुलेशन भी आपके हिसाब से होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्पीड अप करना है तो डेली आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन क्रॉसेस, सो ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है यहाँ पे। ट्रेन क्रॉसेस 230 मीटर long platform in 29 seconds and train B crosses 150-meter long platform in 24 seconds. Train B having length of 450-meter crosses train A in 160 seconds. While running in the same direction, find how much time will the train A take to cross 50-meter long bridge. अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास ट्रेन बी की थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज है। ट्रेन बी की लेंथ है हमारे पास, ठीक है, और उसने प्लेटफॉर्म 150 को क्रॉस किया है 24 सेकंड्स में। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ट्रेन ए और ट्रेन बी का थोड़ा सा अलग अलग वैल्यूज लिखता हूँ। पहले सबसे पहले हम ट्रेन ए की बात करते हैं, जो भी दिया है स्टार्टिंग में से देखते हैं। सो हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ नहीं है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म जो क्रॉस कर रहा है उसकी लेंथ है। तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ यहाँ पे कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ऐसे लिख देता हूँ मैं उसे। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस उसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी, दैट विल बी 230 डिवाइडेड बाय कितना, ये 29 सेकंड्स। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया ट्रेन ए से रिलेटेड। अब ट्रेन बी का मैं स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रेन बी का स्पीड कैसे मिला मुझे, देखो ट्रेन बी की लेंथ है मेरे पास कितनी है, 450 है, जो कि यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो मैंने एलटीए लिखा है ना, वो नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे 450 है मेरे पास। देन प्लेटफॉर्म जो है वो 150 मीटर का है जिसको वो क्रॉस कर रहा है, और कितने समय में, तो ये हो रहा है 24 सेकंड्स में। ठीक है, सो ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय कितना, 24। ठीक है, सो 600 डिवाइडेड बाय 24, ये जो हमारा आ गया है यहाँ पे, हमें इससे तुम्हारे ट्रेन जो दूसरी वाली ट्रेन है उसका ये मिल जाएगा। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा ये हो रहा है मेरा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो आपके ट्रेन बी का स्पीड मिल गया हमें। ठीक है, लेकिन ट्रेन ए की दो चीजें नहीं है हमारे पास। ट्रेन ए की कौन सी दो चीजें नहीं है हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ नहीं है, देन ट्रेन ए का स्पीड भी नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन आगे चल के जो हम इक्वेशन बनाने वाले हैं
सबसे पहले वो देखते हैं। देखो ट्रेन बी और ट्रेन ए जब दोनों साथ मिलके सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कुछ 160 सेकंड में क्रॉस किया है उन्होंने, ठीक है। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो आपका स्पीड इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। जब सेम डायरेक्शन होती है तो आपको दोनों स्पीड का जो रिलेटिव स्पीड है वो लेना पड़ता है, मतलब दोनों का एक तो स्पीड ऐड करके लिखना होगा या फिर सबट्रैक्ट करके लिखना होगा। तो सेम डायरेक्शन होती है तो आपको डिफरेंस लेना है, लेकिन इस चीज के लिए लास्ट वाला नोट हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ट्रेन बी का स्पीड ज्यादा है ट्रेन ए से, तो ट्रेन बी का स्पीड तो 25 आया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 माइनस ट्रेन ए का स्पीड, ये हो गया स्पीड, स्पीड की जगह पे लिख दिया मैंने। डिस्टेंस की जगह पे क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी। अब ट्रेन बी की लेंथ तो मेरे पास है 450, लेकिन मेरे पास ट्रेन ए की लेंथ नहीं है, मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ। और कितने समय में क्रॉसिंग हो रहा है, टाइम तो 160 सेकंड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 160। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। सो इस इक्वेशन की वजह से हम जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में देखो एसए और एलटी है, मतलब दो चीजें अननोन है जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन की है। तो इसके लिए ना आप ये पहला इक्वेशन यूज कर सकते हो, ये जो एसए है इसके जगह पे मैं ये इक्वेशन रख सकता हूँ फर्स्ट वाला। सो मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये ऐसे जो है वो इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब ये ऐसे बन जाएगा कि एस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस 450 प्लस एल टी ए, मतलब ट्रेन ए की लेंथ डिवाइडेड बाई 160, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हो जाएगी एल टी ए मतलब ट्रेन ए की लेंथ प्लस 230, ठीक है, डिवाइडेड बाई 29, इट इज इक्वल टू 25 माइनस 450 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाई 160। अब इतना लंबा इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। और ये जो है ना 29 एक तो प्राइम नंबर है वो, और वो कैंसिल करने में दिक्कत होगी, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 इंटू 16 400 या 4000 के आसपास वगैरह, तो ये बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप ना यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। देखो आप क्या कर सकते हो ना, कोई एक वैल्यू कंसिडर करके ये लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह पे पुट कर दो, और ये दोनों साइड इक्वल जहां पे सेटिस्फाई हो जाए वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि ये कैसे करना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर ये 25 माइनस समथिंग है ना, तो ये 450 प्लस एल टी ए डिवाइडेड बाई 160, इसकी वैल्यू जो है वो 25 से थोड़ी सी कमी आनी चाहिए, ठीक है। और वो आने के लिए आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो मैच करना चाहिए आपका। देखो मैं अगर ये वैल्यू 450 में अगर 100 ऐड कर दूं तो ये कितना हो रहा है मेरा, देखो आपका ऐसा नंबर पकड़ो ना जो 16 से डिवाइड होता है, ठीक है। सो वो हो जाएगा 320, ठीक है, जैसे कि 16 टू 32 होता है तो 320, लेकिन पहले से ही 450 मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो 450 में अगर मैं 320 बनाने के लिए तो कुछ ऐड नहीं कर सकता, वो तो छोटा नंबर हो गया। सो 16 3 देखते हैं, है ना, वो आ जाएगा 480। 480 मतलब मेरी 10 की लेंथ जो है मुझे 30 लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा मेरा, पहले इक्वेशन में आप देख सकते हो कि 30 अगर मैं करता हूँ 260 डिवाइडेड बाई 29, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या फिर आप देख सकते हो कि अगर मैं 30 ले लूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 160, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर ये ऐसे की वैल्यू मैच नहीं करेगी, बात समझ रहे हो आप, क्योंकि वो माइनस साइन आ सकती है वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि 25 माइनस 30 हो जाएगा वो। तो उससे बेटर क्या है, आप और आगे बढ़िए, है ना। सो 16 5 का कंसिडर करते हैं जो कि 800 आता है, सही है ना। सो मेरे पास 450 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सो अगर मैं 350 कंसिडर करूं तो मेरा टोटल 800 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे क्या, देखो ये जो जगह है ना मेरी, यहाँ पे मुझे एडिशन 800 लानी है। तो 800 लाने के लिए ये एलटी की जगह पे अगर मैं ये 350 रख दूं तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये इस साइड को तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, दिस इज 25, ठीक है, माइनस यहाँ पे 450 और ये 350, मतलब ये हो गया 800 डिवाइडेड बाई 160, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 350 रख देता हूँ, तो 350 और ये हो जाएगा मेरा 580 होता है वो, है ना, यस। देखो मैंने अगर यहाँ पे 350 पुट किया ना तो 300 और 200 500 और 50 और 30 80, तो 580 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा। 29 का डबल कितना होता है, तो 29 का डबल 58 होता है, तो इसको अगर कैंसिल करते हो तो ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, सो ये 0 और ये हो जाएगा 5, तो 25 माइनस 5 कितना हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना था मुझे, ठीक है। देन 25 माइनस 5 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो ये तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरी ट्रेन जो है उसकी फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी मिली है फिर अभी मुझे, जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है वो हुई है 350 मीटर,
लेकिन ये पूछा है कि हमें नहीं, हमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच टाइम विल द ट्रेन ए टेक टू क्रॉस 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज। सो 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे क्विकली कैलकुलेट कर देता हूँ, बहुत ही इजी है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस के इसमें हमारी पहले ट्रेन ए ट्रेन की लेंथ और उसमें जो आपका ब्रिज है 50 मीटर का, उसकी ये ऐड कर देते हैं। और हमारे ट्रेन का स्पीड भी चाहिए हमें। यस, तो ये स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे आप? कुछ नहीं, यहाँ पे आपने जो 20 कैलकुलेट किया था ना अभी, यही आपका स्पीड है। आपने क्या किया, 350 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 29 किया। मतलब आपने ये जो पहली कंडीशन है इसी में ये पुट कर दिया। ये देखो, ये पहला जो इक्वेशन है ना, उसी में आपने ये पुट कर दी वैल्यूज। तो आपकी एसी की वैल्यू कितनी मिली थी, 20 मिली थी। मतलब ये नीचे आपको लिखना पड़ेगा 20। तो दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाय 20। सो आंसर मिलेगा आपको 20 सेकंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर रहेगा, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो, आपके जो सारे के सारे 10 या 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो 10 इसमें पूछे थे प्रीवियस ईयर में। तो इन 10 क्वेश्चंस में 10 के 10 टफ नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी होंगे, है ना। एकदम इजी के चांसेस कम होते हैं। और टफ में थोड़े से 2-3 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं सॉल्व करने में, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप आराम से इसको डील कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आई थिंक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे हमें बोट का और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड, इनका रेशियो दिया हुआ है, वो है 4:3। मैं 4x और 3x पकड़ लेता हूँ उसको, और एक रियल वैल्यू दी है। देखो, द बोट कवर्स 560 किलोमीटर 7 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम। मतलब मैं डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकता हूँ, ठीक है। 560 किलोमीटर जा रही है आपकी बोट, कितने, 7 घंटे में। सो 80 किलोमीटर पर आवर जो है ना, ये आपकी डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा। अब आपकी बोट, आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कौन से रिलेशन में, इसका रिलेशन कैसे बनता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड प्लस अपस्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं लूं, है ना। तो ये रिलेशन मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, बोट का स्पीड मेरे पास 4x है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है मेरे पास 80 है, ठीक है। और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है मेरे पास 3x है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं। 2 इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 80 माइनस 3x। तो 3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8, 11x इज इक्वल टू 80 हो रहा है मेरा, ठीक है। यस, सो 11x इज इक्वल टू 80 हो गया मेरा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन लेना था ना, मैंने ये गलती कर दिया हम। तो ये 3 इस साइड चला जाएगा, तो ये सॉरी ये 5x हो जाएगा, है ना। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। या ये देखो, यहाँ पे प्लस लिखा था ना मैंने, यहाँ पे माइनस किया था। तो ये 80 प्लस 3x होगा, ये 2 इस साइड चला गया, 4 टू 8x हो गया, 80 प्लस 3x हो गया, 3x इस साइड चला जाएगा, 8x में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5x। 5x इज इक्वल टू 80, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिला है मुझे, 16 सही है, 16 मिला है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, नहीं। इससे तो हमें क्या मिल सकता है, हमारे ये बोट का और ये सारी चीजें मिल सकती है। देखो, ये बोट का स्पीड 4x मतलब 64 ये हो गया, ठीक है। और ये अपस्ट्रीम ये कितना हो गया 48, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है। स्पीड कौन सा चाहिए आपको, जाना कहाँ है, अपस्ट्रीम जाना है ना। तो अपस्ट्रीम का स्पीड मतलब 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। योर आंसर विल बी 10 आवर्स, सॉरी टाइम है, यस 10 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप आप ये समझ गए हो। बोट एंड स्ट्रीम में 4 रिलेशन होते हैं, उनको अच्छे से करिए। आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कितने भी टफ पूछ नहीं दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। या ये हमारे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से रिलेट करता है। मार्क एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस मेरी 100 पकड़ता हूँ, यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस 100 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बारे में बाद में लिखेंगे, यहाँ पे मार्क प्राइस लिख लेते हैं। तीनों प्राइस इंपॉर्टेंट होती है आपके इसमें। सो अगर 60% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो 160 ही हो गया। When he allows 40% discount, just a second. Yeah. When he allows 40% discount on mark price, ये मार्क प्राइस जो है इस पे 40% का डिस्काउंट लगा। अब दिक्कत ये हो गई ना कि अगर 20% 30% बोलते, मतलब नंबर होता तो आसानी से हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ही अर्न्स 28% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए पे 28% का प्रॉफिट होगा, मतलब 128 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होगी, ऐसा उसका मतलब होता है।
इफ यू अलाउ 60% डिस्काउंट देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऐसे पूछा है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस 128 है वो 128 ही आनी चाहिए, चाहे आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके कैलकुलेट करो या फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगा के 128 पे कैलकुलेट करो। ठीक है ना, तो आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैं एक थोड़ा सा बेसिक वे बताता हूँ इसको कि 160 रुपए पे अगर मैं ये 100 माइनस 4D% मतलब डिवाइडेड बाय 100 ये लगा दूं तो मेरा आंसर 128 आना चाहिए। ये आपका बेसिक सेंस से इक्वेशन बनता है। ठीक है ना, सो अगर मैं इसको लिखूं 100 माइनस 4D 128 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 160 ये इस साइड में भेज दूं। ठीक है, तो अभी मेरा जो इक्वेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और मेरा आंसर जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको मुझे कैंसिल करना है, मैं यस 4 से कैंसिल कर लेता हूँ इसको, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, देन इसको कैंसिल करते हैं फिर से 4 से, ये हो जाएगा 10, 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8। ओके, ये हो रहा है 80। 100 माइनस 4D इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो 4D इज इक्वल टू 100 माइनस 80 मतलब 20 हो रहा है, तो D की वैल्यू मुझे मिल रही है 4 पंच 20, दैट इज 5। तो D की वैल्यू मेरी 5 आ गई। आपको डिस्काउंट कितना देना है? 60%। 60% मतलब 30% का डिस्काउंट देना है। आई वेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने बोला है कि अगर 30% का डिस्काउंट देते हो तो फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं यहाँ पे ना हमारी न्यू वाली नई वाली कॉस्ट प्राइस वगैरह ये लिख देता हूँ। ठीक है, सो हमारी मार्क प्राइस जो है वही रखनी पड़ेगी हमें 160 रुपए, और 60 रुपए पे मुझे डिस्काउंट देना है 30% का, है ना। तो 30% का मतलब मैं 70% इसका कैलकुलेट करता हूँ, है ना। 48 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं उसी तरह से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूँ, सेलिंग प्राइस देखो कॉस्ट प्राइस उतनी रहेगी 100, सेलिंग प्राइस में आपको थोड़ा सा बेसिक वे से कैलकुलेट करके बता दो। 30% का डिस्काउंट है मतलब 70% निकालना है मुझे 160 का, 112 रुपए। सही है, तो मेरी नई वाली सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 112 रुपए बन गई। तो फिर 100 रुपीज है मेरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 112 रुपीज, तो 12% का मुझे प्रॉफिट मिलेगा वहां पे। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए हो अच्छे से। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वे से भी आप कैलकुलेट कर सकते, कैसे क्या देखो, सेलिंग प्राइस 128 है और 160 है, इसका डिफरेंस ले लो, है ना। वो जो डिफरेंस है वो 160 का कितना परसेंट है ना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना 32 कितना होता है इसका डिफरेंस, हाँ 32 ये होता है। सो 32 160 का कितना परसेंट है, ऐसे आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखो मैं 0 0 कैंसिल करता, है ना, 16 टूजा मतलब ये 20 आ जाता मेरा। सही है, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। थिंक 20 नहीं, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो आई होप आप समझ गए हो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और भी क्वेश्चंस करने हैं। सो अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके देखिए। ये आई थिंक मिक्सचर एंड एलिगेशन है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ए इज 9:5। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन, दो अलग अलग मिक्सचर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी इज 20% मोर देन दैट इन ए, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ए इज मोर देन, अच्छा तो मिल्क मिल्क का और वाटर वाटर का उन्होंने कंपैरिजन दिया, तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे मिल्क का अलग से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे कि आपके ए में जितना मिल्क है और बी में जितना भी मिल्क है उनका रेशियो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर बी इज 20% मोर। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और मोर का फ्रैक्शन हो जाता है 6/5। ठीक है, सो मिक्सचर बी जो है वो 20% मोर है, मतलब ये अगर मैं 5x पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 20% मोर हो गया। अब दिखता है वाटर की बात, ए में जितना वाटर है उसका बी में जितना वाटर है उसके साथ रेशियो देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए इज 25% मोर, तो आपका 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और मोर वाला फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/4, ऊपर का 1 ऐड कर दो उसमें। ठीक है, तो ए में 25% मोर है मतलब ये 4x किसका है, सो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ए का 5, लेकिन इसका वेरिएबल अलग रहेगा। ठीक है ना, सो 5y/4y में लिख देता हूँ ए में जितना भी वाटर है और बी में जितना भी वाटर है उसका रेशियो, तो मेरे पास अभी दोनों का रेशियोज आ गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इफ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ द मिक्सचर इज 54,
दोनों का ये जो वाटर है ना, मतलब 5y और 4y, इसका एडिशन कितना है, तो 54 है, 54 लीटर्स है। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे दिख रहा है 9 दिख रहा है ना, 9y इज इक्वल टू 54। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो मुझे मेरा वाटर मिल गया सबका, ठीक है ना, मतलब ये जो b है उसमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 24 लीटर जो है b में वाटर हो गया, और इसमें कितना हो गया, 30 लीटर। सही है, ये मेरा काम हो गया। अब मेरे पास देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ए में जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो कितना है, 9:5 है। सही है ना, लेकिन ये जो ए का वाटर है ये तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। ए का वाटर कितना है, 30 लीटर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो ना 30 लीटर। सही है, सो मतलब इस 5 की वैल्यू 30 लीटर है। तो फिर यहाँ पे सिंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 हो जाएगी। इसी 6 से तुम्हारे 9 को मल्टीप्लाई करो, 54 हो गया। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन ए मतलब 54 प्लस 30, ये हो रहा है तुम्हारा 84 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। सही है, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन अ क्लास इज 30। तो हमारे क्लास में टोटल में कितने स्टूडेंट्स है, अभी 30 है। देखो 24 बॉयज और 6, और 30 लोगों का एवरेज कितना है, 40 है। मतलब 1200 जो है हमारे क्लास की टोटल हो गई। देखो ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एवरेज है, और ये क्या है, उसकी सम है। हमारे एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक फॉर्मूला ही मैंने यूज किया है, कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है ना, बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स एक्सक्लूडेड, मतलब आपने सारी गर्ल्स निकाल दी, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे, 24 बॉयज रहेंगे, और उनका एवरेज जो है वो रिड्यूस बाय 4 होगा। मतलब 40 है तो 4 से रिड्यूस करने के बाद 36 हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन चौक 24, 4 2 4 त्रिक 12, साइन दूनी 12 2 16, 6 2 3 दूनी 6 7 8, 864 जो है वो टोटल हो जाएगा। मतलब ये जो 1200 से ये 864 जो टोटल बना है ना, सो ये आपकी गर्ल्स का टोटल वेट आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, वो हट गई है, एक्सक्लूड किया है, इसलिए ये बना है। तो आपको इसका लेना है डिफरेंस 6 3 3 या, तो ये जो है ना आपकी गर्ल्स की टोटल है, गर्ल्स का टोटल वेट है। लेकिन हमें चाहिए एवरेज गर्ल्स का, तो एवरेज क्या होगा, सारी गर्ल्स का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी है, 6 है। 7 35 7 7 36, दिस इज 56 kg। सिर्फ गर्ल्स का एवरेज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, ये 2D फिगर है यहाँ पे। जनरली आपको 3D फिगर्स भी अगर पूछी जाती है तो सिलेंडर है आपका, कोन है आपका, स्पीयर है ना, और क्यूब है, क्यूबॉइड है, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर 2D में से पूछा जाता है तो रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर्स है, कभी सर्कल भी आ सकता है उसमें। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते इसके। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2। देखो द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है आपका, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से बराबर है। ठीक है, ऐसा समझ लो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो एल के बराबर ही है। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब उन्होंने देखो रेशियो दिया है ना, किसका, एरिया का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो साइड तो मेरा एल है, मतलब ये एल का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एल इंटू बी है, दिस इज इक्वल टू 3/2 है। देखो ये एक एल कैंसिल हो गया है यहाँ पे, मतलब आपकी लेंथ और ब्रेड्थ इनका रेशियो कितना है, 3/2 है। उन्होंने बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर्स। ये जो पेरीमीटर है इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब मेरे पास ये लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 3x 2x आ गई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 3x और ब्रेड्थ कितना है 2x है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 40। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों दो 5 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की वो कितनी है, तो यहाँ पे 3x 2x पकड़ा था ना मैंने, ये मेरी ब्रेड्थ है। 2x इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 2 इंटू 4 मतलब ये कितना हो रहा है, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है।
ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस PYQ में। इनके अलावा स्पीड मैथ्स वगैरह भी दिए हैं इसमें, लेकिन स्पीड मैथ्स जो है हम देखते हैं, वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। सो आई होप ये आप समझ गए हो। मेरी जो अरिथमेटिक की पूरी सीरीज चलेगी, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, सो दैट ये टॉपिक्स आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे करते हैं स्टॉप। अगले सेशन में मिलेंगे और भी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन से डाउट्स आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।